हाँ जी भी दोस्तों स्वागत है आप लोगों का लेखांकर विद्यापीठ के एक और नए वीडियो में, जहाँ पे मैं रॉबिन आपको पिछली वीडियो में भी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट समझा रहा था, और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम अब समझेंगे दैट व्हाट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर मैं बात करूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, तो हम लोग ऑलरेडी इसको काफ़ी बार सुन चुके हैं, काफ़ी बार इन चीज़ों को समझ चुके हैं, ये समझने की कोशिश कर चुके हैं। अगर मैं इसमें आपको एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताऊं तो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि आप लोग डेवलप करो, कोई मनाही नहीं है, आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो, बट आगे बढ़ते हुए ये ध्यान जरूर रखो कि जो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं वो हमारी प्रीवियस जनरेशन भी यूज़ कर सके। जैसे हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करें, बट पेट्रोल का इस्तेमाल इतना भी अंधाधुंध ना करें कि पेट्रोल हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बचे ही ना, जिस वजह से ये डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। या फिर मैं आपको बोलूँ कि आप ज़मीन का इस्तेमाल करो, पर ज़मीन का इस्तेमाल इतने ज़्यादा गलत तरीके से मत करो कि आने वाली जनरेशन्स के लिए ज़मीन बचे ही ना। जैसे जापान या चाइना है, वहाँ पे 1 स्क्वायर फीट भी अवेलेबल नहीं है ज़मीन कि आपको मिल जाए और आप जो है वहाँ पे अपना एक मकान बना लो। अब वहाँ पे एक भी ज़मीन का टुकड़ा अवेलेबल नहीं है। इवन उनको जब बनानी थी, वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना था, तो एयरपोर्ट बनाने के लिए भी उनको एक नकली आइलैंड बनाना पड़ गया फ्रॉम स्क्रैच, ताकि वो वहाँ पे एक एयरपोर्ट को बना सके। तो इतना भी ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब भी वही होता है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया में, अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एग्जांपल की बात करूं, तो इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल जो सामने आता है वो आता है दिल्ली मेट्रो। अब आप पूछोगे कि दिल्ली मेट्रो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, बता देता हूँ। पहली बात, दिल्ली मेट्रो को यूज़ करने के वक्त कोई फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं होता। दिल्ली मेट्रो कार्बन जीरो पे चलती है। दिल्ली मेट्रो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शंस एंड द ट्रांसफॉर्मर्स दैट दे आर हैविंग। तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, दिल्ली मेट्रो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए यूजेबल है, आपकी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ करेगी और वो एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि आप डेवलप करो, बट वो डेवलपमेंट आपकी फ्यूचर जनरेशन की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो मतलब डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इसी चीज़ को लेके निकाला गया था एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 क्या था? ये डेक्लेरेशन थी जो वर्ल्ड के लीडर्स ने साइन करी थी 1992, जो कि यूएनसीईडी के अंडर हुआ था, यूएनसीईडी के अंडर हुआ था, जो कि रियो डी जनेरियो में हुआ था। और इसमें एम करा गया था कि अचीव करेंगे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय द एंड ऑफ 2030। हुआ? नहीं हुआ। इसका लीडर कौन था? वी आर इंडिया। 1992 से हम लोग ही इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट तो हो रही है बट पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो हमने एजेंडा 21 करा। एजेंडा 21 में 21 लीडर्स थे, 21 कंट्रीज जो साथ में आई थी, जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी कि हम 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की तरफ अचीव करेंगे। 2026 आ चुका है। इंडिया का आई क्यू कह रहा हूँ, सॉरी, आई क्यू तो हमारा बहुत ज़्यादा है। ए क्यू आई, इंडिया का ए क्यू आई परफेक्टली दिल्ली का ए क्यू आई, दिवाली गई ना, दिवाली के बाद से 1000 प्लस चल रहा है इंटरनेशनल ए क्यू आई। पर हम इंडिया वाले तो भैया इंटरनेशनल ए क्यू आई को मानते ही नहीं है। हमारे हिसाब से तो ए क्यू आई, इंडिया का ए क्यू आई होता है जहाँ पे हम ए क्यू आई की मशीन के आसपास ट्रकों के चक्कर कटवाते हैं और वहाँ का ए क्यू आई नीचे गिरा देते हैं, और फिर हम कहते हैं अरे इंडिया का ए क्यू आई, दिल्ली का ए क्यू आई तो बहुत अच्छा है, दिल्ली का ए क्यू आई तो भैया 280 चल रहा है। और यही जब इंटरनेशनल ए क्यू आई निकलता है तो पता लगता है वो 280 नहीं था, 1280 था। अब इसमें एक और पॉइंट, इतना डिफरेंस क्यों? अगर आपके पास कोई गाड़ी है
जिसका लिमिटर जाता ही 100 तक है, पर आपको पता है कि आपने अपनी गाड़ी को ट्यून कर रखा है और वो 100 के पार जाती है, तो लिमिटर क्या होगा ना, लिमिटर 100 पे आके अटक जाएगा, पर आपकी गाड़ी 200 चल रही होगी और वो डिजिटली पता लगेगा। सेम रीज़न हमारे AQI की मशीन चलती ही जब 500 तक है, वो ना भी 500 तक सकती हैं, तो आप 500 जितना मर्जी ऊपर कर लो, वो रहेगा 500 ही। वो तो फिर इंटरनेशनल भी पता लगता है, अच्छा हमारा AQI 1000 प्लस हो गया, तो ऐसे चलती है। बट चलो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। एजेंडा 21 2030 नहीं तो 2130 तक तो अचीव कर ही लेंगे शायद हम लोग। उसके बाद आता है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे करोगे? दुनिया का सबसे बड़ा टास्क है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अनएवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि हम चाह के भी रिसोर्सेज को प्लान नहीं कर सकते। बताता हूँ, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई करना जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं डेवलपमेंट के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कंट्री में, जैसे इंडिया में, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है अवेलेबल रिसोर्सेज की, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है। और यहाँ पे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा रिच है किसी सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, पर कुछ इलाके हैं जो डेफिशिएंट है। तो जो कॉल है ना बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग की, नेशनल, स्टेट, रीजन या लोकल लेवल पे हो ही नहीं पाती। अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले लो। अब अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पानी है, अबंडेंस ऑफ वाटर्स, बट वहाँ पे लैक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जिस वजह से वहाँ पे सब चीज़ें होती नहीं। राजस्थान का एग्जाम्पल ले लो। राजस्थान जो है वहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है। कोल्ड डेजर्ट्स लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे हेरिटेज बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पानी नहीं है। तो यहाँ पे आप रिसोर्स डेवलपमेंट करोगे तो करोगे कैसे? पानी के लिए क्या अरुणाचल प्रदेश से राजस्थान और लद्दाख तक की पाइपें बिछा दोगे? नॉट फीजिबल, इकोनॉमिकली भी फीजिबल नहीं होगा। तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग नहीं हो सकती, बट प्रोसेस ऑफ रिसोर्स ज़रूर हम देख सकते हैं। ये टेक्निक होती है या स्किल होती है जिसमें हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का। रिसोर्स प्लानिंग की 3 स्टेज होती है, पहला आइडेंटिफाई करना, दूसरा इवॉल्व करना और तीसरा मैच करना। अब हम आइडेंटिफिकेशन किसकी करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैप पे हम जगहों को मार्क करते हैं, उनका सर्वे करते हैं और मेजर करते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स। फिर हम प्लानिंग के स्ट्रक्चर को इवॉल्व करते हैं, उनके हिसाब से बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, स्किल का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटअप लगाते हैं उन रिसोर्स डेवलपमेंट को लगाने के लिए। फिर हम मैच करते हैं कि भैया रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमने प्लान करा था, क्या वो उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आगे हमारे पास रिसोर्स आता है। अब हम टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे आ जाते हैं कि हमारे पास रिसोर्स कौन सा आता है। तो सबसे पहला रिसोर्स जो आता है दैट इज लैंड रिसोर्स। कि भैया लैंड रिसोर्स कौन कौन सा है? तो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसमें बड़ा अलग है। यहाँ पे 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन्स है और 27% प्लेट्यू है। नहीं पता? प्लेन का मतलब सपाट जमीन, माउंटेन का मतलब पहाड़ और प्लेट्यू का मतलब छोटे छोटे पहाड़। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे क्या है, प्लेन्स जो है वो हमें फैसिलिटीज देते हैं एग्रीकल्चर की। माउंटेन्स जो है ये पेरेनियल फ्लो बनाते हैं रिवर्स का, और प्लेट्यू जो है यहाँ पे रिच रिजर्व्स मिलते हैं मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट के। तो इस तरीके से हमारे लैंड रिसोर्स बटे हुए हैं। पर हमारा लैंड यूटिलाइजेशन कैसा है? अगर मैं लैंड यूटिलाइजेशन की बात करूं तो हाउ इज अवर लैंड यूटिलाइजेशन? तो लैंड रिसोर्सेज यूज होते हैं फॉलोइंग पर्पसेस के लिए। पहला, फॉरेस्ट बनाने के लिए। दूसरा, लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूज पे ला दिया जाता है। तीसरा, नेट सोन एरिया। कितना नेट सोन एरिया है हमारे पास? ठीक है, फैलो लैंड्स कितने हैं? और दूसरे, अबे यार हद है। और लास्ट के दूसरे कल्टिवेटेड लैंड हमारे पास कितना है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारे पास फॉरेस्ट है, फिर वो एरियाज हैं जिनको नॉन एग्रीकल्चर यूज में लगाया गया, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। फिर उसके बाद आता है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया होता है वो एरिया जो कि एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया।
ये वो एरिया है जिसको एग्रीकल्चर में यूज़ करा गया था या एक बार से ज़्यादा एग्रीकल्चर ईयर में यूज़ करा गया था। फैलो लैंड वो होते हैं जिनको कल्टीवेशन के लिए बिना कल्टीवेशन के छोड़ दिया जाता है फॉर वन और मोर देन 1 ईयर। उसके बाद अदर कल्टीवेटेड लैंड ये वो हैं जो परमानेंट पेस्चर्स हो गए, ग्रेजिंग लैंड हो गया, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हो गया। ये सब जगहें जो होती हैं इन जगहों को हम लोग कहते हैं अदर कल्टीवेटेड लैंड्स। अब यहाँ पे एक नॉलेज बेस है, ये याद रखना है कि जो लैंड यूज पैटर्न इंडिया में वो डिटरमाइन करा जाता है दोनों फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट कैसा है, सॉइल टाइप कैसी है, और साथ के साथ ह्यूमन फैक्टर्स भी कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी थी और वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है, वहाँ का कल्चर कैसा है और वहाँ के ट्रेडिशंस कैसे हैं। उसी के बेसिस पे हम एक लैंड के यूज पैटर्न को समझ सकते हैं। अब अगर हम इसको समझते हैं तो हमारे को लैंड डिग्रेडेशन भी आती है। यहाँ पे डिक्रीज होता है इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज, जो कि इसको अनफिट कर देता है कल्टीवेशन के लिए, जिसको हम कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन का याद है, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि हम लोगों ने कोल माइंस खोदी, कोल निकल गया, उसके बाद हमने माइंस को भरा नहीं, पानी भर गया, जिस वजह से नुकसान हो गया। तो इट इज अ वे ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, बट इट इज नॉट द ओनली वे ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। हम लैंड डिग्रेडेशन ओवर ग्रेजिंग से भी करवाते हैं, हम लैंड डिग्रेडेशन ओवर इरिगेशन से भी करवाते हैं कि बार बार बहुत ज़्यादा इरिगेट करते हैं तो लैंड सॉइल खराब हो जाती है। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में सब कुछ बहुत होता है। उसके बाद माइनिंग जो मैंने अभी आपको बताया, फिर मिनरल प्रोसेसिंग, जैसे कि हम लोग ग्राइंड करा लाइमस्टोन को सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, पर या कैल्साइट या सोप के लिए, सोप स्टोन के लिए, सैरामिक इंडस्ट्री के लिए, तो वहां पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है एटमोसफेयर में और वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाती है, जिस वजह से सॉइल के वाटर इन्फिल्ट्रेशन को रोक देती है। देखो यार, अगर मैं आपकी नाक बंद कर दूंगा आप सांस ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। सिमिलर, अगर मैं सॉइल के पोर्स सीमेंट या सीमेंट बनाने वाली किसी मटेरियल से ढक दूंगा तो सॉइल के अंदर पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो सॉइल उपजाऊ नहीं रहेगी। और दूसरा, हम लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आता तो हम इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो लैंड और वाटर पोल्यूशन करवा देते हैं। हम ज़मीन में डाल देंगे, नहीं तो हम उसको पानी में डाल देंगे। अब तरीके क्या है भैया लैंड को कंजर्व करने के, या सॉल्यूशंस क्या है इसके? पेड़ लगाओ, वो सुनते हैं, हम करते नहीं है। ओवर ग्रेजिंग रोको, ज़्यादा ना, जानवरों को ज़्यादा खाना ना खिलाओ, घास मत खिलाओ, भूसा खिलाओ। माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करो, शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करो और प्रॉपर डिस्चार्ज या डिस्पोजल करो इंडस्ट्रियल चीज़ों का या इंडस्ट्रियल वेस्ट का। आई होप सो कि आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी पता लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और नई वीडियोस के लिए और अच्छे कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ के लिए। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ आपकी अगली वीडियो में। तब तक बाय।